ल्हासा की ओर नामक पाठ लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उन्होंने 1929-30 में नेपाल के रास्ते यह यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति न होने के कारण लेखक ने यह यात्रा भिखमंगे के छद्मवेश में की। इस पाठ में उन्होंने ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते का रोचक वर्णन किया है। इससे तिब्बती समाज के बारे में अनेक जानकारियां मिलती है। लेखक ने अपनी तिब्बत की यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से की थी, क्योंकि तब फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं खुला था। इसी रास्ते से हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत जाती थी। यह व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता था। इस पर जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हैं, जिनमें चीनी सेना रहती थी। कुछ किलों में किसानों ने अपना डेरा जमा लिया था। लेखक एक ऐसे ही परित्यक्त किले के पास चाय पीने के लिए रुका था। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ तकलीफें भी। यहाँ जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं नहीं हैं। लोग अपने घरों को खुला रखते हैं। यहाँ की बहुएं या उनकी सासें यात्रियों को या अपरिचितों को भी चाय बनाकर दे देती हैं। यदि यात्रियों को कुछ संदेह हो तो वे अपनी चाय खुद भी बना सकते हैं। उस परित्यक्त चीनी किले से चाय पीकर जब लेखक चलने लगा तो उसने राहदारी मांगने वाले व्यक्ति को दोनों चिट्टे दे दी। दोंगला के आखिरी गांव में उसके मित्र सुमती के जान पहचान के लोग मिले। इस कारण लेखक को ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद लेखक जब भद्र यात्रा के वेश में घोड़े पर सवार होकर आया था, तब उसे जगह नहीं मिली और उसे एक निर्धन झोपड़े में रात बितानी पड़ी। अब लेखक को सबसे विकट डांडा दोंगला पार करना था। 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर स्थित ये डांडे सबसे खतरनाक जगह है। इनके आसपास कोई गांव नहीं होता। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण दूर दूर तक कोई आदमी नजर ही नहीं आता। यहाँ किसी की हत्या हो जाए तो पुलिस या खुफिया विभाग कोई चिंता नहीं करता। वहाँ कोई हत्या के लिए गवाह ही तो नहीं मिलता। यह डाकुओं के लिए अत्यंत सुरक्षित जगह है। डाकू आदमी को पहले मारते हैं, फिर लूट के लिए माल खोजते हैं। हथियार का कानून न होने के कारण लोग हथियार लेकर घूमते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो उन्हें अपनी ही जान का खतरा रहता है। लेखक और उसके साथी भिखमंगे के भेष में थे। जान का खतरा होते ही वे भीख मांगने लगते। पहाड़ पर सामान के साथ चलना कठिन था, इसलिए लेखक ने 2 घोड़े कर लिए और चलते गए। दोपहर तक वे डांडे पर पहुंचे, जो 17-18 हजार फीट ऊंचा था। यहाँ का वातावरण मनोरम था। दोनों ओर पहाड़ थे। इनमें कुछ पर बर्फ थी, कुछ पर नहीं थी, कुछ पर हरियाली भी नहीं थी। सबसे ऊंचे स्थान पर देवस्थान था, जिसे कपड़े तथा झंडियों से सजाया गया था। लेखक को अब उतराई की ओर चलना था। उसके साथ 1-2 साथी और चल रहे थे, पर वे सब बिछड़ गए, क्योंकि लेखक का घोड़ा धीरे चलने लगा था। लेखक उन सबसे बहुत ही पीछे रह गया। इस बीच वह रास्ता भी भटक गया और आगे चलने लगा, फिर वापस रास्ते पर लौट कर आया। वह 4 बजे के करीब लंकोर पहुंचा, जहां उसका जानकार सुमती उसकी प्रतीक्षा करता मिला। वह बहुत गुस्से में था, पर सारी बात जानकर उसका क्रोध शांत हुआ। लंकोर में वह अच्छी जगह रुका। यहाँ उसे खाने को सत्तू, चाय तथा रात में गर्मा गर्म थुक्पा मिला। लेखक और उसके साथी जब तिंगरी के विशाल मैदान में थे, इसके चारों ओर पहाड़ थे, जिससे यह मैदान टापू जैसा दिख रहा था। इसी मैदान में तिंगरी समाधि गिरी है। यहाँ भी सुमती के यजमान थे। वे यजमानों के यहाँ जाना चाहते थे। बोध गया से लाए गंडे खत्म होने पर किसी भी लाल कपड़े को गंडा बनाकर बांटना शुरू कर देते थे। लेखक ने उन्हें ऐसा करने से रोका। लेखक को भरिया अर्थात बार वाहक न मिलने के कारण सामान लेकर वे स्वयं चलने लगे। तिब्बत की कड़ी धूप में 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चलने से बहुत गर्मी लग रही थी। सुमती अपने एक यजमान से मिलने की चाह कर रहे थे, इसलिए उन्होंने शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन जागीरदारों में बटी है, जिनका ज्यादा हिस्सा मठों के पास है। जागीरदार मजदूरों से बेगार में खेती कराता है। खेती की देखरेख के लिए भिक्षु भेजे जाते हैं, जो राजा से कम नहीं होते हैं। शेखर की खेती के मुखिया लेखक से मिले। वहाँ एक सुंदर मंदिर था। उसमें कुंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी थी। एक एक पोथी का वजन 15-15 सेर था। सुमती अनुमति लेकर अपने यजमानों के पास चला गया। तिंगरी गांव वहां से दूर नहीं था।
लेखक ने अपना सामान उठाया और भिक्षु नमसे से विदा लेकर चल पड़ा। अब आपके लिए पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।